कि आज का दिन बहुत सारे मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिसके लिए आज हम प्रतिज्ञा लेने वाले हैं, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई का जन्मदिन भी है। लेकिन केवल एक ही कारण नहीं है, क्योंकि पटेल जी के बारे में बहुत सारे और बोलेंगे और बाद में मैं इसको समराइज कर, और भी कई कारण हैं। जैसे आज का ही दिन शरद पूर्णिमा का है, अश्विन मास की शरद पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि जो चंद्रमा है पूर्णमासी का, वो अमृत बरसाता है। अमृत बरसाने का मतलब अगर हम साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक रूप से देखें तो चंद्रमा पृथ्वी के इतने निकट होता है कि वह यानी उसकी किरणें सीधे सीधे हम सबको शारीरिक और मानसिक लाभ देती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे तरीके वो अपने इस पुराणों में, शास्त्रों में हैं, जिनके बारे में समय समय पर आप सबको जानकारी रहती होगी। शरद पूर्णिमा के दिन खीर भी बनाई जाती है ना, और उस खीर में कहते हैं अमृत आता है और उसको खाने से आंखों की रोशनी, बुद्धि, शरीर सब कुछ अच्छा होता है। एक और हमारे यहां आयरन लेडी, आज का दिन उनके लिए भी याद किया जाता है। आयरन लेडी यानी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो आदि कवि महर्षियों में, बड़े महर्षियों में जिनका नाम महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने भगवान राम के चरित्र को उस समय प्रत्यक्ष देखते हुए जिस सुंदर ढंग से लिखा, ऐसा समझो कि शायद उस चरित्र को लिख करके उन्होंने जितना भला उपकार इस समाज पर किया हो, जिसमें भारतीय संस्कृति का सब कुछ है। कैसे आदर्श पिता होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसी पत्नी होनी चाहिए, कैसा बेटा होना चाहिए, कैसे राजा होना चाहिए, कैसी प्रजा होनी चाहिए, कैसा दोस्त होना चाहिए, किस तरह से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के और राम ने कार्य किया, उसका बहुत सुंदर चित्रण महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। उनका भी जन्मदिन आज के दिन यानी अश्विन मास की पूर्णमासी को आता है। तो आज के दिन वापस आते हैं हमारे भारत रत्न से सम्मानित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ, जिन्होंने इस देश को एक करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। बहुत सारी बातें मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे मध्य कई सारे बच्चे और बहुत सारे हमारे साथी अध्यापक यहां मौजूद हैं, जो निश्चित तौर पर बातें बताने वाले हैं। कुछ रह जाएंगे, उन्हें मैं लास्ट में संक्षेप में बताऊंगा। तो आज के इस दिन के उपलक्ष्य में हम सभी प्रतिज्ञा भी करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो मैं हमारे मध्य जो उपस्थित है, मैं एक बार उनका परिचय कराते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। हमारे मध्य देवेंद्र जी, आप केमिस्ट्री के प्रवक्ता हैं और केमिस्ट्री के प्रवक्ता होने के साथ साथ प्रत्येक सामाजिक कार्य, सामाजिक विषय पर हमेशा से अपनी रुचि रखते हैं। ऐसे हमारे देवेंद्र जी हमारे मध्य हैं। निश्चित तौर पर उनका हार्दिक स्वागत है देवेंद्र जी का। इसके साथ ही हमारे मध्य सुरेश चंद्र पंत जी, आप हैं सुरेश चंद्र पंत जी। बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ करके जहां रहते हैं वहां भी, जहां विद्यालय में भी, इसके अलावा जिस फील्ड में भी आपको मौका मिलता है उस फील्ड में आप अपने विद्वता का परिचय देते हुए सभी को अपना ज्ञानार्जन कराते हैं। हम सबको इनका लाभ भी मिलेगा और जो हमारे महापुरुष हैं उन पर भाई का बहुत अच्छा जो प्रभाव है या याद है या तैयारी है, उसका लाभ भी हम सबको मिलेगा। ऐसे हमारे मध्य पंत जी। और इसके अलावा मैं देख रहा हूं हमारे मध्य कपिल जी, हाँ कपिल मुनि, बिल्कुल कपिल मुनि मत समझना, आप कपिल जी है हमारे मध्य। और कपिल जी अपने आप में विषय की ज्ञाता, मृदुभाषी, बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव के और हमारे मध्य हैं। आज का विषय आपके द्वारा भी हमारे मध्य अवश्य सामने आएगा, ऐसी उम्मीद है। अब मैं मुख्य परिचय जिनका कराना चाहता हूं वो है हमारे प्रहलाद नारायण शुक्ला जी। निश्चित तौर पर हिंदी के ज्ञाता होने के साथ साथ जब भी कभी इस तरह का कोई विषय आता है, शिक्षकों को और छात्रों को
मोटिवेट करना ही नहीं, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम हमेशा से हमारे शुक्ला जी ने किया है। और इनका ये आगे बढ़ना, बच्चों को मार्गदर्शन करना, विषय की बारीकियों से परिचित कराना, ऐसे हमारे शुक्ला जी हमारे मध्य हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप सभी का करता हूं और शुक्ला जी से निवेदन करता हूं कि शुक्ला जी, आप आज के सबसे पहले इस शपथ ग्रहण आप सभी को शपथ कराएं, जिससे कि उसके बाद का हम काम शुरू कर सकें। सभी विद्यार्थी अपना वीडियो ऑन करके बाईं तरफ अपना हाथ रख लें, है ना, हृदय के ऊपर वीडियो ऑन रखें, जिससे कि सबकी अच्छी सी सुंदर सी फोटो भी सामने आए। जी शुक्ला जी। जी सर, धन्यवाद सर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता दिवस पर यह शपथ है सर, जो सभी देशवासियों के लिए, हमारे प्रिय छात्रों के लिए, हम सभी के लिए। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, मैं हमारे मध्य जो कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कुछ बोलने की, तो मैं सबसे पहले जिसकी रिक्वेस्ट आई थी, हमारे पास 10वीं क्लास का एक बच्चा है, शिवम पाल। तो शिवम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम, अपना हैंड रेज करो, माइक ऑन कर सकते हो शिवम? सुन पा रहा हूं। हाँ बेटा, आप अपनी बात रखें बेटा आज के संदर्भ में। शिवम। यस सर। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों माना जाता है। देश जब आजाद हुआ तो उस वक्त 565 रियासतें थीं, जिनको चलाना काफी मुश्किल था। 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय कोई आसान काम नहीं था। कोई शासक अपना रुतबा और शान और शौकत खोना नहीं चाहता था। भारत से जाने पर मजबूर अंग्रेज कोई मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह तो देश को विखंडित ही देखना चाहते थे। पर सरदार पटेल ने कमाल कर दिखाया। स्वतंत्रता का वक्त आया तो अंग्रेजों ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि 500 से ज्यादा रियासतें कानूनी रूप से उनकी नहीं है, इसलिए वह इन्हें भारत या पाकिस्तान को नहीं सौंप सकते। यह सुनकर भारतीय नेता बहुत चकित रह गए। जवाहरलाल नेहरू तो इतने बौखला गए कि अंग्रेज अधिकारियों को बुरा भला कहने लगे। हालांकि पटेल शांत रहे और उन्होंने तत्काल एक रणनीति का विचार किया। उन्होंने सोचा, संधि के कारण अंग्रेज इन रियासतों संरक्षक रहे हैं, राजा महाराजाओं को माउंटबेटन पर भरोसा भी है। वह नेहरू को साथ लेकर माउंटबेटन के पास गए और उन्होंने कहा कि यदि रियासतों को बिखरने दिया गया तो सत्ता सौंपने से अंग्रेजों ने भारतीयों की जो सद्भावना कमाई है वह बर्बाद हो जाएगी। पटेल ने कहा, आप रियासतों से भारतीय संघ में शामिल होने की अपील कीजिए, आपकी सुनेंगे। माउंटबेटन राजी हो गए। हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने पर राजी हो गईं। शर्त पर यह थी कि रक्षा, विदेश और संचार मामले में ही भारत सरकार को सौंपेंगे, शेष सारे अधिकार उनके पास रहेंगे। पटेल ने सोचा, अभी इसी से काम चला लो। इस तरह उन्होंने कई रियासतों का विलय पाकिस्तान से रोका व बाद में भारत में विलय किया। इस कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर शिवम, तुमने इतने अच्छे ढंग से सारा विषय रखा, संक्षेप में रखा। अभी सोनू शर्मा कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है। तो निश्चित तौर पर संक्षेप में कैसे, क्यों लौह पुरुष कहा जाता है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कह तो देते हैं लौह पुरुष, भारत सोने की चिड़िया, लौह पुरुष यानी लोहे का पुरुष। तो कई बार कुछ को डाउट हो सकता है कि क्या सरदार जी लोहे के बने हुए थे? जी नहीं, जितने कड़े और पक्के इरादे उनके थे
इसके कारण से शिवम ने इतने बढ़िया ढंग से बताया कि महात्मा गांधी जी ने उनको सबसे पहले लौह पुरुष कहा था, है ना, जब ये देशों की रियासत है उन्होंने एक साथ की थी और कड़े और पक्के इरादे के कारण। या बिल्कुल। और इसके बाद मैं बुला रहा हूं एक और बच्चा जो हमारे 12वीं का है, जिसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, अखिलेश। अखिलेश, मुझे सुन रहे हो? यस सर। सर जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। अपनी बात रखो सभी सीधा। अध्यापकों को मैं प्रणाम सर, सारा प्रणाम। सर श्री वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम श्री वल्लभ भाई जावेद पटेल। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था, नाडियाद गुजरात में हुआ था। और उनका जीवन कार्य काफी कठिनाई से था। और उनके अपनी माता, उनके पिताजी का नाम जावेद पटेल और उनकी माता जी का नाम लाडवा देवी थे। वो अपनी माता जी की चौथी संतान थे और उनमें हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राजनीतिक में कार्य किया। और जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान वे उनका गृह मंत्री के रूप में भी कार्य रहा। उनका सबसे बड़ा योगदान खेड़ा में हुआ था। जब सूखा मतलब खेड़ा में जब सबसे ज्यादा सूखा पड़ा था तो वे वहां पर जाकर वहां पर मतलब अंग्रेज ब्रिटिश सरकार से कर कम करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार कर नहीं कम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना वहां पर आंदोलन चालू कराया और कुछ समय बाद उनका कार्य बहुत कम कर दिया गया। सर जी नमस्ते। थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया बात कही बेटा। खेड़ा में जिस तरह से किसान आंदोलन था, क्योंकि अकाल पड़ने के कारण से वहां पर कुछ भी हो नहीं रहा था, तो महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के जिस तरह से उन्होंने इसका जबरदस्त आंदोलन किया, उसमें सफलता मिली। बिल्कुल सही बताया आपने अखिलेश भाई, आपको और धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी तैयारी की। इसके बाद मैं हमारे मध्य शिवम यादव जी, शिवम, इस बीच में हमारे बीच में एक तो हमारे प्रिय छोटे भाई संदीप राय, और निश्चित तौर पर संदीप राय की जो मुस्कान होती है ना, उसे देख करके हम सब मोटिवेटेड होते हैं। और मैं जानता हूं ये काफी देर से कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मुझे पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। कितने पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं? 100। आपको पता है इसमें 101 नहीं हो सकते, इसकी sir. लिमिटेशन है 100 की। तो 100 के बाद अगर कोई रिक्वेस्ट कर भी रहा होगा तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक कि कोई यहां से लेफ्ट नहीं हो जाए। इसी बीच में हमारी बहन पर्णा आचार्य, निश्चित तौर पर आपका भी सानिध्य और आपका जो अपनापन और प्यार हमारे बच्चों को मिलता है, पेंटिंग के माध्यम से हो या उनके व्यवहार के माध्यम से हो, तो हमारी बहन पर्णा जी भी हमारे मध्य है। उन्हें भी शायद मुश्किल आई होगी शुरू में ज्वाइन करने में, लेकिन किसी एक बच्चे के जाने के कारण बहन हमारे साथ है पर्णा जी। तो पर्णा जी और संदीप जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है जी। शिवम यादव, अपनी बात रखें बेटा। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ। लंदन में जाकर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर इन्होंने अहमदाबाद में वकालत करने लगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ। यस सर, बस इतनी सी। धन्यवाद सर। शिवम, मैं समझ रहा हूं कि आपने जो तैयारी की थी वो और बच्चे बोल चुके हैं, इसलिए तुमने वो रखा, लेकिन निधान नहीं, निधन। कई बार पढ़ते समय भी ना हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके सर। तो बिल्कुल, लेकिन आपकी भावनाएं शिवम हम सब समझ गए कि थैंक यू सर। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा आपने, और आप हमेशा तैयारी करके बोलते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आज थोड़ी सी कुछ ऐसा लगा, कुछ कम रहा, लेकिन हमेशा अच्छा बोलते हो। बहुत बहुत अच्छा लगा शिवम यादव, शाबाश, धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, चलता है, ये सब चीजें कोई बड़े मायने नहीं रखती हैं, पर अच्छा लगा आप सब तैयारी करके बोले। बेटा मैं बार बार और हम हर किसी बच्चे से कहते हैं, आप सब इसमें बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, कुछ भी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे मंचों पर आकर के बोलने से आपकी हिम्मत खुलती है ना। अभी मेरे पास जो नाम आए थे, अगर कोई और बोलना चाहता है तो वो कृपया हैंड रेज कर दें। उससे पहले जब आप आएंगे सामने, हाँ मुझे पता है अब तो समीर अली है, हमारा अमन कुमार है, अब आ रही है सर। ठीक है। श्रद्धेय दिगंत जी, वरिष्ठ साथी,
हम के भावी का महानता देखते हैं। एक कहते हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेशभूषा चाहे अनेक हैं। एक कवि ने दिल से मातृभूमि को देखा, महसूस किया और पंक्तियों में लिख दी। आज हम महानता के दूसरे रूप उस व्यक्ति को हार्दिक करते हुए आगे बढ़ते हैं जिसने कोई पंक्ति नहीं लिखी, लेकिन इन्हीं पंक्तियों की आत्मा को भौतिक एवं भौगोलिक रूप से दिया। उन्हें विभिन्न रंग, वेश और वेशभूषा से युक्त विरासतों को भारत में मिलाकर भारत को अखंड बनाया और विशाल बनाया। अति महान व्यक्तित्व, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। उन्हें पुनः कोटि कोटि नमन। उन्हीं से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की योजना का संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य दूसरे राज्य की शिक्षा, परंपरा जानना है। अब यदि हम उनसे, संस्कृति से, भाषा से, परंपरा से, किसी एक या अनेक बातों से या मान्यताओं से जुड़ते हैं तो हम एक हो जाते हैं, और जब हम एक हैं तो निश्चित ही श्रेष्ठ हैं। यदि हम ऐसा कर पाते हैं या सफल हो पाते हैं तो हम उस महान व्यक्ति द्वारा देखे गए सपनों को साकार कर रहे होते हैं जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। विचार रहा है सामान्यतः संपूर्ण भारत हमेशा ही एकता के बारे में विचार करता रहा है। जरा सोचिए, देश के किसी भी कोने के गांव का सामान्य व्यक्ति प्रातः काल स्नान करते समय रहा होता है, गंगे च जमुने गोदावरी सरस्वती नदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। वो हैंडपंप से एक बाल्टी पानी लेता है या कुएं से एक बाल्टी पानी लेता है और यह गुनगुनाते हुए भारत की प्रमुख नदियों को उस बाल्टी में समाहित कर देता है। अर्थात उसके डीएनए में, उसकी संस्कृति में, उसकी शिक्षा में, उसके विचारों में संपूर्ण भारत हर समय है और प्रातःकाल से लेकर पूरे दिन भर, पूरी दिनचर्या उसके साथ रहता है और उस पानी से वो स्नान करता है। इसके साथ ही ठीक ऐसे ही हमारे देश में वीर पुरुष, शिक्षित पुरुष या देश प्रेमी, वो चाहे शिक्षित हो ना हो, इस बात को हमेशा मानते हैं कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। यह ऐसे मानने वाले हमेशा एक ही होंगे और एक सूत्र पर रहेंगे। और देखें, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, औषध शांति या इस प्रकार का जो शांति मंत्र हमारे पास है, पाठ है, आपके लिए नहीं सभी के लिए। अर्थात गंभीर एकता के लिए है जिसमें केवल अपना गांव ही नहीं, अपना शहर ही नहीं, पूरा भारत, पूरा विश्व एकता के सूत्र में बांधने की कल्पना है। यही कारण रहा होगा जब विश्व के आज के विकसित देश जब सीखना प्रारंभ कर रहे थे या कहें उनकी शिक्षा का शैशव काल आरंभ हो रहा था, उस समय हमारे देश में 10,000 छात्रों की क्षमता वाले आवासीय विश्वविद्यालय थे, नालंदा एवं तक्षशिला। जब वो देश सीखना आरंभ कर रहे थे तब हमारे पास उस समय यूनिवर्सिटीज थी, यूनिवर्सिटीज भी रेजिडेंशियल, वो भी 10,000 छात्रों के लिए। वो केवल अपने देश के लिए नहीं थी और सारे विदेशों के लिए खुली, उसके द्वार खुले हुए थे, कोई भी आके उसको अध्ययन कर सकता था और कर रहे होते थे। इस बात को हमारा इतिहास ही नहीं बल्कि वह व्यक्ति भी लिखता है जिसके बच्चे आज हमारे देश की उत्तरी सीमा पर मिसाइल लेकर बैठे हैं और हमें संगठित होने की प्रेरणा दे रहे हैं। था फाइयान चीनी यात्री और आज हमें पुनः संगठित होने के लिए कह रहे हैं। हमें यह भी जानना होगा संचालित एक भारत श्रेष्ठ योजना से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि भौतिक युग है, किसी को कुछ मिल रहा होगा चाहे भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, तो उसका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने में मदद मिलेगी। नंबर 2, समझ बढ़ेगी जिससे देश में शांति रखने में मदद, जिसकी अभी और हमेशा ही आवश्यकता रही है। राज्यों के बीच संबंध अच्छे होंगे, व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। इसको बल मिलने से रोजगार बढ़ेगा जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में टूरिस्ट जाते हैं या कोई ट्रिप जाता है या ट्रिप जाता है
तब सरकारी संस्थाओं के अलावा वाहन, ड्राइवर, कंडक्टर, पेट्रोल, मैकेनिक, मेडिसिन, चाय, फल, नाश्ता, भोजन, आवश्यक वस्तुएं, प्रसिद्ध वस्तुएं, दलाल, होटल और होटल के कर्मचारी आदि एक से बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं एक्टिव हो जाती हैं। इनके एक्टिव होने का मतलब है कि जहां तहां पूरे रास्ते में रोजगार का क्रिएशन हो रहा होता है। मतलब है जो योजना है उससे इसमें अभी थोड़ा सा नाम लेते हैं कि हमारे पास बहाना वही है। यहाँ पर 64% लोग खेती पर निर्भर हैं। इसमें एक विशेष बात और है कि सिक्किम फूड प्रोसेसिंग, कॉस्मेटिक्स आदि का काम होता है, इसके उद्योग हैं और इलायची का यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा होता है। और कोई भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उत्पाद और देश को बदल भारत नाम का तिलक लगाऊं, भारत को ही नमन करूं, सब कुछ यहाँ है इतना पावन, इस विशेष का चयन करूं, सब कुछ त्यागा जिसने देश हित, उसको ही मैं पसंद करूं, मौका मिले यदि पुनर्जन्म का थैंक यू सर। जी जी, बहुत ही सुंदर आपने आज ये बात रखी है। निश्चित तौर पर हम सभी को नई जानकारी भी मिली। आपके ने जो अध्ययन किया पंत जी, उसका लाभ हमारे सभी विद्यार्थियों को तो मिल ही रहा है और सच पूछो तो हमें भी मिल रहा है। तो आपका एक बार पुनः इस तरह तैयारी करके हमारा ज्ञानवर्धन करने का आपका बहुत 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 आभार। धनंजय, अपने आप को अनम्यूट करो और कुछ कहना चाहते हो, बोलो भाई। ये कह रहा था, प्रणाम सर सबको पहले जी। तो मैं सर ये कह रहा था कि जो अनेकता की भावना है वो घुन के समान है कि अगर रही तो भी खराब और पिस के मिल गई तो भी खराब। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे। 1947 की बात है, जब भारत पाकिस्तान का वो अलग अलग हो रहे थे, पार्टीशन हो रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बिना डरे के कहते थे कि इन दोनों को अलग कर नहीं होना है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, सबको साथ मिलकर रहना है। इन्हीं कारणों की वजह से वो लौह पुरुष कहलाते थे। अपने दृढ़ निश्चय के कारण वो लौह पुरुष कहलाते थे। अंग्रेजों को बाहर फेंका, भारत को अखंड किया, उसके बाद वो लौह पुरुष कहलाए। सबके अंदर कोई ना कोई गलतियां होती है, मगर मेरे में केवल वल्लभ भाई ऐसे इंसान है, ऐसे व्यक्ति है, कोई कमी नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी। उसके बाद सर वल्लभ भाई पटेल जैसे हर किसी का जीवन होती है, हर इंसान जो पैदा हुआ है वो जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, परंतु वल्लभ भाई पटेल इंसानों का जन्म तो होता है मगर मृत्यु कभी नहीं होती है। नमस्कार सर, प्रणाम। क्या बात है धनंजय, मजा आ गया सच मानो। और मैं देख रहा था हमारे अधिकांश टीचर इस पर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकल रहा था। निश्चित तौर पर धनंजय, कुछ मामलों में मैं आपकी तारीफ करूंगा। सबसे पहले तो बोलते समय का कॉन्फिडेंस, बहुत ही प्यारा कॉन्फिडेंस था आपके अंदर और अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे आप हृदय की गहराइयों से बोल रहे हैं। इस पर शुक्ला जी अगर कुछ बोलना चाहें। शुक्ला जी, आपके लिए आपका शिष्य ने इतना अच्छा बोला। शुक्ला जी। जी सर, हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि जब हमारे बीच हमारे छात्र इस प्रकार से विश्वास पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग फूले नहीं समाये इस छात्र के विश्वास और अभिव्यक्ति क्षमता को देखकर। सर धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया बात कही अभी आपने शुक्ला जी, धन्यवाद बेटा आपका भी, और इसी तरह से आगे बढ़ना। अब मैं किसी बच्चे को बुलाने से पहले मुझे लग रहा है हमारे कपिल भाई भी शायद कुछ कहना चाहते हैं। हमारे कपिल सर, अच्छा लीड लगा रहे हैं कपिल सर। बिल्कुल कपिल सर, आप लीड लगा लो, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो शिक्षक हैं वे भी साथ साथ अपना संक्षेप में, बहुत लंबा चौड़ा नहीं क्योंकि सबको बोलना है, तो इसलिए हमारे हर बीच में जो साथी हैं वो अपने अनुभव और अपने ज्ञान से इन विद्यार्थियों का जरूर परिचय कराएं। कपिल जी। और हाँ, हमारे बीच इस वक्त हिंदी के प्रवक्ता मुझे अशोक कुमार जी भी नजर आ रहे हैं। अशोक जी का हार्दिक स्वागत है आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में। जी कपिल जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, सभी को सबसे पहले तो नमस्कार।
और और सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं एकता दिवस की, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज है हमारे लिए कि जो है हम इस तरीके का आयोजन हमारी सरकारें करा रही हैं, जिससे बच्चे जो है काफी बड़ी मात्रा में मोटिवेट होंगे। देखिए, बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं कहना चाहूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में पूरे विश्व की जो नजरें हैं वो हमारे ऊपर थी कि एक इतना बड़ा देश, और जिसमें अंग्रेजों ने भी क्या करा था कि हमारे यहाँ दो तरह के शासन थे। एक जहाँ पे जो है ब्रिटिश रूल डायरेक्ट काम कर रहा था, और एक प्रिंसली स्टेट जिन पर देसी रियासतें या रजवाड़े जिनके बारे में बच्चों ने बता दिया है। तो अंग्रेजों ने क्या करा कि उन रजवाड़ों को फ्री हैंड छोड़ दिया कि भाई आपकी मर्जी है, आप चाहे पाकिस्तान में जाएं, चाहे हिंदुस्तान में जाएं, चाहे अपने आप स्वतंत्र बने रहें। इसलिए क्या है कि कोई भी रजवाड़ा ये नहीं चाहता था कि भाई हम जो है क्या नाम है किसी के ऊपर अपना प्रेशर हमारे ऊपर बना रहे। और कुछ जो है बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर वगैरह, इनके क्या अपने ये मत थे कि वो चाहते थे कि भाई जो है जम्मू कश्मीर चाहते थे कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, और हैदराबाद और जूनागढ़ का पूरा विश्वास और उनका ये इंटरेस्ट था कि हम पाकिस्तान चले जाए। तो हैदराबाद की रियासत को हिंदुस्तान में जोड़ लिए जो है सरदार पटेल जी ने बड़ी लगता है उनका नेटवर्क गड़बड़ हो गया हमारे सर जी का। कोई बात नहीं, एक जब तक वो आते हैं मैं उनकी सादगी की दो घटनाएं आपको बताता हूं कि कितने सरल स्वभाव। हर लोग ये तो कहते हैं लौह पुरुष, कठोर निर्णय लेने वाले, दबंग, लेकिन ऐसा बहुत कम जानते हैं कि वो इतने सच्चे और सरल हृदय भी थे, इतने सादगी पसंद थे कि एक बार वो असेंबली से निकल रहे थे तो विदेश से आया हुआ एक दंपत्ति, उन्होंने कहा अरे सुनो, क्योंकि वो बिल्कुल सादा रहते थे, उन्होंने क्या समझा कि ये यहां का पियोन है, चपरासी है। बोले सुनो मुझे जरा असेंबली घूमनी है, मुझे घुमाओ चलो। बोले जी। और उन्होंने, जबकि वो प्रेसिडेंट थे उसके, उन्होंने सारी असेंबली घुमाई, घुमा करके उस समय उन्होंने ₹1 उनको बख्शीश देना चाहा। बोला कहा नहीं जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा का मौका दिया कि आप मेरे साथ घूमे, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पैसे नहीं लिए। बाद में जब वो असेंबली में वो दंपत्ति आकर के बैठे थे, उन्होंने क्या देखा कि सामने जो प्रेसिडेंट के पद पर बैठा है उसी ने तो मुझे घुमाया था। तो इतने सरल हृदय। एक और घटना बताता हूं जब तक कपिल आते हैं। आपके हमारे घरों में तो शायद, मुझे नहीं पता बच्चे जानते हैं नहीं जानते, लेकिन आप लोग भी सीख लेना, कच्ची रसोई और पक्की रसोई बड़ा अंतर होता है। एक बार जो विनोबा भावे थे उनके आश्रम में गए थे, उनके रसोईया ने पूछा कि भाई आप हमारे यहां पधारे हैं, आप कच्चा खाना चाहेंगे या पक्का? इतना सुन करके और बड़े मुस्कुराते हुए बोले, मतलब थोड़ा उसमें बोले अरे भैया मैं कच्चा क्यों खाऊंगा, मैं तो पक्का खाऊंगा, पका हुआ खाऊंगा, पक्का खाऊंगा। उनका भाव ये था। अब उस रसोइये ने क्या किया कि वो पूरी और बड़ा लंबा चौड़ा पकवान बना दिए। उन्होंने कहा ये क्या किया, मुझे तो सीधा दाल रोटी ला भाई, मैं ये नहीं खाता। बोला जी आपने तो कहा था पक्का खाना खाओगे। तो असलियत में क्या था कि जो तल के बनता है उसको पक्का खाना कहा जाता है, जो तल करके बनता है, और जो सिंपल तवे पर बनता है जैसे रोटी हो गई वो कच्चा खाना कहा जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सरल हृदय। कपिल आ गए क्या हमारे बीच में? हाँ कपिल प्लीज, आपका हाँ जी सर आगे जी कपिल। हाँ सर, नेटवर्क वो बैक टू ज्वाइन हो गया था। तो देखिए मैं बता रहा था जो है स्पेशली खैर हमारे टीचर्स को तो सब पता है, पर बच्चों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि हमारे जो देसी रियासतें थी उसमें आपका जो हैदराबाद था उसका पूरा मन था कि मैं पाकिस्तान के साथ चला जाऊं, और उसके अंदर जो निजाम थे वहां के वो भी पूरा मन बना चुके थे, और वहां पे कुछ जो है एक रजाकारों की जो फौज थी वो भी काफी जो है अत्याचार वहां की जनता पे करी थी। पर सरदार पटेल ने बड़ी जो है हिम्मत के साथ में, इतना ज्यादा क्या कांग्रेस के जो और लीडर्स थे उनको भी इतना जो है अंदाजा नहीं था कि भाई सरदार पटेल इसको कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो मंशा ये थी कि भाई देखिए जो हमारा हैदराबाद स्टेट है वो क्या है इंडिया के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट है, अगर ये पाकिस्तान में चला गया तो हमें एक बहुत बड़ी क्षति होगी। आगे भविष्य के हिसाब से भी क्या है कि हमें कुछ सिक्योरिटी रीजन और सारी चीजें दिक्कत होंगी। तो उन्होंने जूनागढ़ को भी और जो है हैदराबाद को अपने इतने बेहतरीन तरीके से उनको मिलाया जो असंभव था, और बाकी जितनी भी हमारी रियासतें थी जो 500 से भी ज्यादा रियासतें थी उनको जो है जाके उनके राजाओं महाराजाओं से बात करके और उनको जो है अपनी तरफ लाने का जो उनका प्रयास था, इसलिए उनको जो है लोह पुरुष माना जाता है कि उनके इरादे जो है लोहे के जितने मजबूत थे, क्योंकि कोई भी मेटल है वो लोहा जो है काफी ज्यादा हार्ड और मजबूत माना जाता है। और देखिए जो सरदार की बात हम करते हैं तो किसानों का एक जो है आंदोलन चल रहा था जिसमें बारदोली के अंदर, और उसका सफलतापूर्वक इन्होंने जो है आंदोलन को चलाया, और वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने जो है उनको सरदार की उपाधि दी थी। बाकी बच्चों को कहीं क्लास में कुछ बताएंगे, यहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो है हमारे गोयल जी का, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर।
नहीं कपिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बच्चों को पता होना चाहिए कि लौह पुरुष कब कहा गया और सरदार कब से कहा गया। अक्सर गलतफहमी क्या आती है, सरदार का मतलब जो पगड़ीधारी हो, जटा, जिनकी लंबी दाढ़ी और जटा रखते हैं ना अपने, पगड़ीधारी, केशधारी, सरदार उन्हें कहते हैं। बिल्कुल नहीं, वो सामान्य घर में जन्म लिया था गुजरात में, लेकिन ने बताया उन्होंने जो एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन किसानों का, जिस आंदोलन में उन पर कर बढ़ा दिया गया था, उस कर को माफ कराने के लिए उन्होंने जो आंदोलन, सफल आंदोलन किया। तो सबसे बड़ी बात जो कपिल जी ने बताई, आप लोगों ने ध्यान किया हो या नहीं किया हो, उस गांव की महिलाएं इकट्ठी हुई, पहली बार ऐसा हुआ, और सारी महिलाओं ने इकट्ठी होकर के वहां उन्होंने उनकी उपाधि दी सरदार की। सरदार यानी उस समय का प्रमुख व्यक्ति, कोई प्रमुख आदमी, तो वहां उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। बहुत बढ़िया कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। अभी समीर अली बार बार कोशिश कर रहे हैं। समीर मेरी बात सुन रहे हो? समीर हैंड रेज करो। समीर अभी नहीं है। समीर, हाँ समीर बोलो बेटा। सर सभी गुरु जी को नमस्कार। आ रही है बेटा आवाज? आ रही है? बोलो सर, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है, बोलो। सर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियावाड में हुआ था, और इन्होंने मतलब इतनी लोग काम किया था कि रियासतों को मिलाने के लिए बहुत काम किया, और इनके सिवा और कोई कर नहीं सकता था वो। और इसी के मतलब देखते हुए जो हमारे माननीय अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इनकी 139वीं जन्मदिन को, जो कि 31 अक्टूबर 2014 को हुई थी, उस दिन एक योजना मतलब लागू किया गया था जो राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से था। और इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो भी मतलब हमारे भारत देश के अंदर 29 राज्य हैं, इन राज्यों में एक राज्य को दूसरे राज्य के प्रति जानकारी हो, जिससे अगर किसी राज्य पे विपदा आती है तो दूसरा राज्य उसका सहयोग करे, और एक राज्य के बच्चे या जो भी हैं वो दूसरे राज्य के बारे में जान सके कि उस राज्य में उस तरीके से क्या होती है जो हमारे राज्य में है। और इसी को देखते हुए 6 साल के बाद आज के दिन 31 अक्टूबर 2020 को जो इनकी 145वीं जन्मदिन है, इस दिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाडियावाड में जाके, कोयडियावाड में जाके, जहाँ पे इनका स्टेचू है, वहां से एक सी प्लेन का उद्घाटन किया, जो भारत में पहली बार हुआ है। और सर 31 अक्टूबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने खड़ा होकर एक प्रतिज्ञा की थी, जो पूरे देश के लिए था। वो प्रतिज्ञा मैं पढ़ता हूँ। वो प्रतिज्ञा ये थी कि मैं पूरी तरह से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करता हूँ, और अपने सभी देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं अपने देश की एकीकरण की भावना में यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाई थी, उसकी दृष्टि से और कार्य से संभव और जो नहीं हो पाया, उस रास्ते पे मैं उनकी जितने भी मतलब जो थी उसकी एकत्रीकरण करने के लिए एक प्रतिज्ञा करूंगा, और इसी राह पे आगे भी चलूंगा। धन्यवाद सर, मेरी यही थी। बहुत बढ़िया बात कही समीर आपने, बहुत ही सुंदर। और उनकी जो प्रतिज्ञा थी ना, इसी प्रतिज्ञा को बाद में बहुत सारी जगह लिखा गया था, और इससे लगता था कि कितना व्यक्ति जोशीला और काम करने के प्रति उनके अंदर जज्बा रहा होगा। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, करेंगे धीरे धीरे बातें। हमारे मध्य हमारी बहन परना जी हैं। मेरी बात अगर परना बहन सुन रही हैं तो उनसे निवेदन है कि बच्चों को एड्रेस करेंगी। परना मैम। हाँ जी सर। जी मैम प्लीज। नमस्कार सर, आप सभी को और बच्चों को बहुत सारा प्यार, और आज के दिन एकता दिवस के लिए आपको स्पेशल बधाई। सर शुरू करूंगी इस बात से कि बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन आज मिल रही है, मेरे स्कूल लाइफ में हम लोगों ने ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, एकता दिवस वाली जी। और शायद ये एक हिस्टोरिकल इवेंट भी है, और बच्चों को हिस्ट्री के बारे में जानकारी के लिए भी एक नया लाइन है कि हमारा स्वतंत्रता कैसे आया और कौन कौन लोग इसमें इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चों को ये वाले इन्फॉर्मेशन नए तरीके से हिस्ट्री जानने का मौका मिल रहा है। मुझे कॉम्पिटिशन्स करवाते हुए 2014 में पहली बार ये वाला मौका मिला था कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए और सरदार वल्लभ भाई के लिए एक कंपटीशन तैयार करें, और तभी से हम लोगों ने ये शुरू किया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए और साथ ही साथ ये सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिन को मनाने के लिए कंपटीशन स्कूल में तैयार करें। बच्चे भी पहली बार जान रहे थे, और मैं भी इस डेट को रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है तभी से पहली बार शुरू किया। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चों को इसकी काफी सारी जानकारी स्पेशली वेब मीडियम से भी और स्कूल में भी मिल चुकी है। थैंक यू सर। जी मैम,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि निश्चित तौर पर मैम, हम जब पढ़ते थे ना, खैर हमारे लिए तो मौका अच्छा रहा मैम, हमारे साथ जो भी टीचर रहे ना, उन्होंने हमें हमेशा से आगे बढ़ाया और इस तरह की जानकारी हमें दी और हमसे भी मौका दिया कि हम मंच पर बोले। एक छोटा सा प्रयास यही है कि हमारे स्कूल का प्रत्येक विद्यार्थी इस तरह से आगे बढ़े और यहां आकर के बोले, तब जाकर के थोड़ी सी झिझक खुलेगी। आयुष सिंह हमारे मध्य हैं जी। आयुष, अपनी बात रखें। आयुष, सर, मैं बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के वो फैसले जिनकी वजह से उन्हें आयरन लेडी कहा गया। बहुत बढ़िया, बताना चाहिए बेटा, वेरी गुड। इंदिरा गांधी के लिहाजत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी बेहद अहम थी। अहम सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह भारत की पहली ऐसी सशक्त महिला प्रधानमंत्री थी जिनकी बुलंद हौसलों के आगे पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए थे। यह उनके बुलंद हौसले ही थे जिनकी बदौलत बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारत ने इनके ही राज्य में पहली बार अंतरिक्ष में अपना झंडा फहराया। लीडर राकेश शर्मा के रूप में फहराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब में फैले उग्रवाद को उखाड़ फेंकने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए स्वर्ण मंदिर के सोना तक भेजी। वह इंदिरा ही थी जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने की और आग्रह किया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिर 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी से क्यों जुड़ा हुआ है, अभी ये विषय नहीं आया है, तो मैं केवल जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये वो दिन है, औरों के तो जन्मदिन है, लेकिन ये वो दुखद दिन भी हमारे इंदिरा गांधी जी के साथ जुड़ा, उस आयरन लेडी के साथ जुड़ा कि जब वो अपने घर से ऑफिस जा रही थी तो वहीं पर सुबह लगभग 9:15 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास, उनके अपने सुरक्षा गार्डों ने उनकी गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। तो आज के दिन हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी क्यों कहते हैं इसके लिए बताया, शाबाश। अभी हमारे मध्य देवेंद्र जी हैं क्या? अभी नहीं है शायद देवेंद्र जी, अभी है नहीं। मुझे संदीप राय जो शुरू से ही हमारे मध्य हैं, शायद कुछ कहना चाहें संदीप जी। संदीप राय जी, मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी क्लास कौन आए बच्चे? न्यू स्टूडेंट है संदीप राय। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ संदीप जी, अपनी बात रखें। सर आवाज जा रही है? आ रही है भाई साहब, आ रही है। अच्छा अच्छा सर, आदरणीय एचओएस महोदय, हमारे परम आदरणीय आदर्श संचालक आदरणीय गोयल सर, सह संचालक एवं परम मित्र आदरणीय शुक्ला जी, हमारे सभी वरिष्ठ शिक्षक गण, समकक्ष सम्मानित साथी, हम सभी प्यारे। तो मैं ज्यादा ऐतिहासिक चीजों पर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि तमाम चीजें आदरणीय गुरुजनों द्वारा बताई जा चुकी हैं और खासकर बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कपिल जी ने कहा कि हैदराबाद और जूनागढ़ देसी रियासत को मिलाना सबसे कठिन कार्य था। असली लौह तत्व की परीक्षा तो उसी में थी और उसको भी कर दिखाया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो लौह का मतलब होता है कि जो अपने विचारों से दृढ़ हो, जो विचार एक बार ले उसको पूरा करे। और वल्लभ भाई पटेल में जैसा कि सभी लोग जानते हैं सादगी और बहुत ज्यादा विनम्रता थी। तो मैं बहुत ज्यादा ऐतिहासिक चीजों पर नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा सा एक चर्चा करूंगा कि उनके सम्मान में एक वहां पर मूर्ति बनाई गई है नर्मदा जिले में, गुजरात में। उसको, उस मूर्ति को जो कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैं खासकर बच्चों को बताना चाहूंगा कि हो सकता है कहीं जो इंटर क्लियर करके निकल रहे हैं, आगे कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे मतलब ग्रेजुएशन के लिए, तो ये सब क्वेश्चन जीके में पूछे जा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई दो तरह से आप जोड़ेंगे। सबसे पहले अगर केवल ऊंचाई पूछेगा तो हम 182 मीटर बोलेंगे, लेकिन अगर आधार से लेकर के पूछेगा तो 240 मीटर बोलेंगे। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इतनी बड़ी मूर्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और इसका उद्घाटन
माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था, जो अत्यंत गौरव की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो कपिल जी ने दिया है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हर विषय से संबंधित सैद्धांतिक बातें तो होती ही, उसको हम व्यवहार में कितना लाते हैं, ये महत्वपूर्ण है जीवन में। हमारे सामने आदर्श तो हर चीज के हैं, लेकिन आदर्श को हम यथार्थ में कितना परिवर्तन कर ला पा रहे हैं, आदर्श को अपने यथार्थ में कितना ला पा रहे हैं, ये हमारी महत्वपूर्ण जो एक कहा जाए, अगर व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण यही है, और उसी को महान भी कहा जाता है, जो आदर्श को सबसे ज्यादा अपने यथार्थ में लाता है, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। तो आदर्श तो बहुत कुछ है हम लोगों के सामने, तो उस आदर्श को हम लोग यथार्थ के रूप में अपने जीवन में उतारें। और राष्ट्रीय एकता कहने का मतलब कि उसकी शुरुआत हम लोग अपने स्तर से करें, परिवार के स्तर से, विद्यालय के स्तर से, समाज के स्तर से, तभी हम राष्ट्र तक पहुंच सकते हैं। और ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है, तो मैं सभी प्यारे बच्चों को आज के जन्मदिन की एक बार पुनः सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़े महापुरुष की जयंती है, तो बहुत खुशी की बात है। और तमाम ज्ञानवर्धक चीजें हमारे गुरुजनों द्वारा बताई गई, तो सब पर अमल कीजिएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सिद्धांत और आदर्श एक तरफ, व्यवहार और यथार्थ को ज्यादा करीब रखिएगा, क्योंकि उससे सिद्धांत और आदर्श को हमको अपने व्यवहार और यथार्थ में लाना है, और जितनी अधिक हम ला पाएंगे उतनी ही हमारी अधिक सफलता मानी जाएगी। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि आदर्श और सिद्धांतों से हम व्यवहारिक रूप में कितना उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। तो सभी प्यारे बच्चों से अपील करूंगा कि इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि अपने यथार्थ में और व्यवहार में उस चीज को लाएं, तभी इस परिकल्पना को पूर्ण किया जा सकता है। और कोई भी योजना लॉन्च की जाती है या परिकल्पना कहीं की दी जाती है, तो इसी नाते दी जाती है कि हम व्यवहार में उसको लाएं। इस नाते नहीं दी जाती है कि आप उस पर चर्चा कर दिए, उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण बता दिए और भूल गए, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, पुनः सबको एक बार बधाई और शुभकामना। आदरणीय गोयल सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। हालांकि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, थोड़ा सा यही था कि कोई भी बात रिपीट नहीं हो, और आपने इसका पूरा ध्यान भी रखा और बच्चों को विशेष मार्गदर्शन आपके द्वारा मिला। पर आपने जो बड़ी बात कही जीवन के व्यवहार की, मुझे याद आता है कि एक बार हमारे जब ये गृह मंत्री थे, बीमार हो गए और ज्यादा बीमार हो गए। मैं ज्यादा बीमार जब कह रहा हूं तो इसका मतलब बहुत अधिक बीमार थे कि बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। तो कुछ जो बड़े बड़े उस समय के नेता थे वो उनके घर मिलने गए, और जब मिलने गए तो उनके घर की जो हालत देखी, उसका वर्णन उसमें लिखा हुआ है उनकी पुस्तक में कि उनके चश्मे तक की कमानी टूटी हुई थी, तो उन्होंने धागा लगाया हुआ था। घर के जो उनकी जो बेटी थी, उनके कपड़े नए नहीं थे, कोई बहुत बढ़िया नहीं थे, बल्कि कहीं ना कहीं उसमें जो शब्द लिखा हुआ है, मुझे बड़ा दुख हुआ पढ़ करके और बड़ा आश्चर्य हुआ। पैबंद लगा हुआ था, पैबंद उसे कहते हैं जोड़ लगा होना। तो जब उन नेताओं ने उनसे कहा कि यार आप तो गृह मंत्री हो, आप ये ऐसे कैसे रह सकते हो, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि मैं एक ऐसे देश का गृह मंत्री हूं जो गरीबी और लाचारी की मार से जूझ रहा है। अगर मैं ही ये बात नहीं समझूंगा तो मेरे देश के लोगों के साथ विश्वासघात होगा। और जब उनकी बेटी से पूछा कि भाई तुम तो कम से कम ठीक से कुछ कर लेती हैं अपने लिए, बोला जी मैं गरीब देश के गृह मंत्री की आदर्श पिता की बेटी हूं, इसलिए मैं इसमें बड़ा गर्व महसूस करती हूं। और हम में से शायद बहुतों को नहीं पता होगा कि जब वो स्वर्गवासी हुए, उनके बैंक अकाउंट में मात्र 260 रुपए थे। यानी कितनी बड़ी बात, अपना संपूर्ण, जबकि वो बड़े बैरिस्टर थे, और इतने बड़े बैरिस्टर थे कि जो केस वकील मना कर देते थे, उस केस को वो लेते, लड़ते और अपने जो क्लाइंट होता था उसको जिताते भी थे अगर वो सच्चा होता तो। इसी कड़ी में एक घटना और याद आती है। एक बार उनकी पत्नी बहुत अधिक बीमार थी, उन्हें बड़ी बीमारी थी, कैंसर था, उन्हें हॉस्पिटलाइज हो गई। अचानक ही कोर्ट की डेट आ गई। कोर्ट की डेट आ गई तो वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि पत्नी एडमिट है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। पत्नी ने कहा अरे क्यों चिंता करते हो, ईश्वर है ना, तुम जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ, मेरी चिंता मत करो। कोर्ट चले गए, शहर में था कोर्ट, गांव से शहर चले गए। वहां जब वो केस चल रहा था, इस दौरान उनका जो साथी था वो एक तार लेकर के, तार आता था पहले, जैसे लेटर अब आते ना, या आजकल तो मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पर, पहले तार आता था। तार आया, उन्होंने तार को देखा
कोट की जेब में रखा और अपनी बातचीत जारी रखी। केस को जीत गए। केस जीतने के बाद जब सब बधाई देने आए, तब देखा कि उदास बैठे हैं, बड़े परेशान है। बोले हुआ क्या? जब उन्होंने अपनी कोट की जेब से वो तार दिखाया तो पता लगा कि उनकी पत्नी नहीं रही। बोले अरे, आप उसके बावजूद भी इतने घंटे तक यहां कोर्ट में रहे? बोले नहीं, उसे मैं नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं अगर आज चला जाता तो मेरा मुवक्किल मेरा जो क्लाइंट था वो हार जाता, और मैं अपने कर्तव्य को छोड़ करके वहां कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अपने आप कर्तव्य को पहला प्राथमिकता दी और मैं यहां रहा। बहुत संपन्न हो सकते थे, लेकिन देश की आजादी, देश की दुर्दशा, देश की उस समय की स्थिति को देख करके सर्वस्व त्याग दिया। ऐसे महान व्यक्ति कभी कभी ही जन्म लेते हैं। हमारे मध्य अशोक जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र जी तो अभी नहीं दिख रहे ना। अशोक जी से निवेदन है कि अपने ज्ञान से बच्चों को और हम सबको, अशोक जी मेरी बात सुन रहे हैं? अशोक जी, थैंक यू सर। जी अशोक जी प्लीज हम सबको एक बार आप जरूर मार्गदर्शन देंगे। अशोक जी। धन्यवाद सर। गोयल सर, आप लोगों ने सारी बातें बता दी हैं बच्चों को बहुत, लेकिन फिर भी कुछ वो अवसर मिला है मुझे। सबसे पहले मैं विद्वान साथियों को नमस्कार करता हूं और प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को। कुछ एक बातें जो है जो मेरे दिमाग में भी हैं। मैंने पटेल जी के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा है, और लोग ये भी कहते हैं कि अगर पटेल जी पीएम होते तो शायद देश का नक्शा कुछ और होता। ये बातें भी वास्तव में सत्य हैं। उनके जीवन से जुड़ी घटना है। सबसे पहले गांधी जी चूंकि सीनियर लीडर थे, वो उन दिनों चंदा इकट्ठा कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय। जब वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो लोग, उन दिनों तो गरीब देश था, लोग थोड़ा थोड़ा दान कर रहे थे, और उसी बीच एक ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो 5,000 रुपए चंदा दे देता है आंदोलन के लिए। 5,000 उस समय का मतलब आज के 50 लाख भी शायद जो है कम पड़े जो है उस समय जो है। और गांधी जी ने जब उनको देखा तो बल्कि उनसे बात भी करी कि भाई ये क्या करा आपने, तो जीवन भर की कमाई अपनी दे दी जो है। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा नहीं, देश के लिए जो है ये बहुत कम है जो मैं दे रहा हूं, सब कुछ देश का है। तो ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष उनको कहे जाने के एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। जैसा कि अभी गोयल सर ने बताया, पत्नी की मृत्यु का समाचार जब उनको मिला, कोर्ट में सुनवाई चल रही और तार पढ़ के जेब में डाल लिया और सुनवाई जारी रही, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कुछ और बातें जो उन्होंने अपने, उनके भाई थे विठल भाई पटेल। उन दिनों लोग विलायत जाते थे पढ़ने के लिए, वकालत, बैरिस्टरी कहते थे उसको। तो बीवी पटेल ये भी थे और वीवी पटेल वो भी थे। तो लेटर आया, जो एग्जाम दिया था तो पहले ये पास हो गए और बीवी पटेल के नाम से लेटर आया। अब इनको भाई को पहले मिल गया, उनके भाई साहब को। अब इन्होंने देखा कि वो बड़े खुश हुए कि यार मेरा तो हो गया जो है, अब मैं जाऊंगा विलायत जो है। अब उनको सारी बात पता थी, लेकिन वो चुप रह गए और वो बीवी पटेल चले गए जो है, यानी बड़े भाई साहब जो है पहले चले गए विलायत, और इनको जो है साल 2 साल बाद मौका मिला जो है दोबारा एग्जाम देके। और इस तरह की घटनाएं जो परिवार के लिए भी जो है और देश के लिए तो वो सदा जीवित ही रहे। उनकी बहुत कम उम्र में जो है पत्नी का निधन हो गया। बेटी थी उनकी, मेरे ख्याल से 9 साल की सिर्फ थी उस समय, जिन्होंने इनकी पूरे समय सेवा करी और इन्हीं के साथ रही जो है। और उनका भी नाम स्वतंत्रता आंदोलन में आता है, नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है अभी, कि सारे नेताओं के जो भी, जिनका भी आवागमन होता था उनके पास जो है, वो सबका स्वागत वही करती थी। जो सरदार की उपाधि इनको दी गई खेड़ा सत्याग्रह के बाद जो है, किसानों और वहां की महिलाओं द्वारा जिनके लिए जो है इन्होंने आंदोलन किया, 550 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया। आप सोच सकते हैं कि आज हमारा देश इतना बड़ा है, अगर इतने में 500 देश होते, 500 नहीं 20-30 भी होते, तो क्या हालत होती, हमारा देश आज कितना कमजोर होता। जो तो ये बहुत ही बड़ा काम था जो सरदार पटेल ने अपनी क्षमता से, अपनी लौह के समान कठोर निर्णयों से। अनम्यूट हो गए। जी अशोक जी। हाँ सर, वो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था सर। अच्छा। ओके, मैं एक कॉल आ गई थी।
ठीक, सुन पा रहे हैं सर? आवाज ही बोल देते हैं। आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है सर। तो इस तरह से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने निर्णय, अपनी क्षमताओं से जो है लौह पुरुष कहलाए। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम सब उनको याद कर रहे हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और वो मणिबेन थी भाई सर, वो जो बेटी का नाम था ना, वो जो आप बता रहे थे, उनकी जो लड़की थी जिन्होंने वास्तव में उनकी हर तरह से सेवा की, वो मणिबेन थी। खैर, अभी कुछ बातें जैसे बता रहे थे, मैं चाहूंगा हमारे अब मध्य में हमारे प्रिय छोटे भाई, बिल्कुल, हाँ, शुक्ला जी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। बिल्कुल शुक्ला जी, इसको समराइज करने के लिए मैं अब आपको ही आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे भाई निश्चित तौर पर सोच रहे होंगे, यार सबका नाम आ गया, मेरा कहां गया, मुझे तो केवल शपथ करवा करके ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं था, पहले सब बोल रहे थे। जी शुक्ला जी, अब आपकी ही बारी है और आपके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसको समराइज भी करें और जो भी बात और रह गई हो वो आप पूर्ण करें। जी शुक्ला जी। जी सर, धन्यवाद। बाकी संक्षिप्त और सारगर्भित शब्दों में मैं अपनी बात कहूंगा और समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी चर्चा हमारे अनेक विद्वान साथियों द्वारा और हमारे प्रतिभावान बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई और बहुत ही अच्छा लगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना है जो उनके सख्त होने और मजबूत इरादे वाले होने या लौह पुरुष होने की झलक प्रस्तुत करता है। लौह पुरुष उपाधि पाने से बहुत पहले एक बार की बात है कि वो अपने छात्रों के समूह में पढ़ने के लिए जाया करते थे पैदल, और गांव से स्कूल दूर हुआ करता था, और उस झुंड से वो अचानक पीछे हो ढेर सारे बच्चे आगे निकल गए। आगे जाने के बाद उन्हें लगा कि इसमें कुछ कमी है और वो वल्लभ भाई कहाँ है। तो सब लोगों ने मुड़कर पीछे देखा तो वास्तव में वो नहीं थे, और दूर तक देखा तो नहीं दिखाई दिए। तो सभी लोगों ने फिर वापस लौटना शुरू किया कि ये जंगल से आगे बढ़ने पर वो फिर दिखाई नहीं दिए। जैसे ही आगे जाते हैं मोड़ पर उनको देखते हैं कि रास्ते में एक खूंटा गड़ा हुआ था, लकड़ी का खूंटा, जिसमें जानवर इत्यादि बांधते हैं या निशानदेही के लिए लोग लगाते हैं कि यहाँ तक मेरी जमीन फिर ये उसकी जमीन। तो रास्ते में ही वो खूंटा था और वो बिल्कुल पसीने से लथपथ, पैर से कभी मारते, कभी हाथ से चोट करते और कभी बैग बगल में रखकर पुरजोर कोशिश करके बिल्कुल चेहरा लाल और पसीने से लथपथ वो उस खूंटे को उखाड़ने की कोशिश करते। तो लोगों ने पूछा, करे हम लोग वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप कहाँ रह गए? ये तो किसी के खेत के निशान थे और इसको उखाड़ने की क्या जरूरत है? तो बोले नहीं, निशान होंगे, रहे होंगे, लेकिन हाँ ये रास्ते में, और ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, इससे ढेर सारे लोग जाते हैं, पूरा समाज जाता है और ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैं ऐसी कोई भी बाधा अपने जीवन में कभी नहीं बचाऊंगा, छोड़ूंगा कि जो कि हमारे इस समाज के लिए और हमारे समाज के विकास के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बाधा बनी, इसलिए इसे मैं निकाल कर ही चलूंगा। और बिल्कुल पसीने से लथपथ और निकाल कर फेंकते हैं और बड़े गर्व से उसकी तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुरा कर आगे बढ़ते हैं। तो लोगों को ऐसे ही पूत के, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लौह पुरुष होना था। तो ऐसे छोटे मोटे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं उनके जीवन में, और वास्तव में हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज उनका जन्मदिन है और पूरा देश उसे मना रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में शपथ ले रहा है। और हमारे प्यारे बच्चे और हमारे विद्वान साथी और आदरणीय गोयल सर भी, जो कि हमेशा सक्रिय रहते हैं, हम सभी को प्रेरित करते रहते हैं। धन्यवाद सर। जी शुक्ला जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, बिल्कुल। और ऐसी दो घटनाएं और आती हैं। एक बार वो खेत में अपने, क्योंकि किसान परिवार के थे, तो जब पिताजी के साथ खेती कर रहे थे तो खेती करते करते उनके पैर में चोट लग जाती है। अंदाजा लगाएं काम में कितने तल्लीन होंगे, उन्हें यही नहीं पता लग रहा है कि खून निकल रहा है। वो तो बाद में जब पिताजी को ध्यान आया, बोले बेटा ये क्या हो रहा है? अरे बोले पापा मुझे तो पता ही नहीं था, पैर से खून निकल रहा है। उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि काम में मगन। एक घटना और मैं छोटी सी बताता हूं उनके लौह पुरुष की। उनके ना एक बार बचपन में कांख में फोड़ा निकल आया, क्योंकि ग्रामीण इलाका था। तो गांव में क्या होता है, पहले के टाइम में क्या होता था कि उसको अगर हमने समय पर नहीं किया तो व्यक्ति मर जाता था, यानी कैंसर जैसा फोड़ा बन जाता था। जब उसके पिताजी गांव के वैद्य के पास ले गए तो उसने कहा, बोले जी ये तो बच्चा है, मैं क्या करूं? बोले क्या मतलब? बोले गरम सलाखें, ध्यान करना, लोहे की सलाखें गरम करके बिल्कुल उसे लगाते हैं, तब जाकर के ये फोड़ा खत्म होगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये छोटा सा बच्चा है, ये नहीं कर सकता, रोएगा, रो ही नहीं सकता। वल्लभ भाई ने कहा, बोले क्या कह रहे हो, दिक्कत क्या है? ये वाले लोहे की बात कर रहे हो?
कहते हैं, अब पता नहीं सच्चाई कितनी है, कि इस वल्लभ भाई ने खुद वो लोहे का जो रॉड गर्म थी उठाई और अपने वहां लगा दी। वैद्य डर गए, मां बाप आश्चर्य करते रह गए, मुंह से चूं की आवाज नहीं निकली। इतने कठोर हृदय, निर्णय लेने में पक्के, एक बार जो ठान लिया पक्के। मैं कुछ घटनाएं बच्चों के लिए और का भी, हाँ मोहम्मद कैफ, तुम भी शायद हैंड रेज था, कुछ कहना चाहते हो कैफ, या गलती से हैंड रेज हुआ था? अनम्यूट करो बेटा। सर, हाँ बेटा बोलो। सर अगर वल्लभ भाई पटेल अपना जो कार्य जो देश बंटवारा नहीं हुआ, अगर हमारे में 20-30 देश होते हमारे देश में, एक देश में, तो हमें हर देश में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए होता। क्या बात है बेटा, क्या गजब सोच है तुम्हारी, मजा आ गया कैफ, सच मानो, बहुत बढ़िया। हाँ आगे रखो, बोलो। इतना ही कहना। अरे बहुत बढ़िया बात कही बेटा। और वीजा मिलने में और इस समय कितना परेशानी हम सबको होती है, और इसके अलावा आपस के झगड़े होते। आप देख रहे हो ना पड़ोसी राज्यों में आपस में किस तरह से तनाव, पड़ोसी देशों में किस तरह तनाव रहता है। बिल्कुल बेटा, केवल वीजा ही नहीं, फिर ये एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो देश में शांति नहीं रहती। बहुत सुंदर वोट कर रहे जी जी, बहुत बढ़िया। कैफ, कैफ कौन सी क्लास में हो कैफ? सर 8वीं में। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, आपकी ये सोच निश्चित तौर पर हमारे इस राष्ट्र को बहुत ही आगे बढ़ाएगी। आपकी ये सोच हमेशा बनी रहे, आप बहुत तरक्की करोगे। जैसे आप लोग कई बार फेल हो जाते हो या नंबर कम आते हैं तो आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। आपको पता है सरदार पटेल ने 10वीं क्लास कौन सी उम्र में पास की थी? अंदाजा लगा सकते हो? 22 साल की उम्र। जी बिल्कुल बिल्कुल, 22 साल की उम्र में। प्रहलाद शुक्ला जी ने बताया 22 साल, यानी जब उनकी उम्र, शादी हो गई थी बहुत छोटे मन में ही, 22 साल की उम्र थी तब उन्होंने मैट्रिकुलेशन की थी। आप अंदाजा लगा लो, इससे अंदाजा लगाओ। यानी तब तक उनका मन ज्यादा नहीं था, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे कारण रहे उनके जीवन के, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैट्रिकुलेशन की फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं स्पेशल विद्यार्थियों को कि आप चिंता मत करो। हो सकता है कुछ विद्यार्थी किसी एक आध साल कम रह गया हो, चाहे 9वीं में, 10वीं में या जिसमें भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से पढ़ाई की शुरुआत कर दोगे ना, उस दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। और मैट्रिकुलेशन करने के बाद आपको बहुत आश्चर्य होगा, उस बच्चे ने प्राइवेट, जब उन्होंने क्या देखा कि यार मोटी फीस जाती है वकालत करने की, उन्होंने जो परिचित कई से वकील थे उनकी पुस्तकें लाते थे, प्राइवेट पढ़े, और प्राइवेट पढ़ करके यहां पर एक वकालत की परीक्षा पास की, बेसिक वाली। तब इनको मौका मिला फिर करके लंदन जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई करने का। आप कल्पना करो 22 साल की उम्र में 10वीं करने के बाद बच्चे के अंदर कितना चेंज आया होगा। आप लोग जरा जरा से में घबरा जाते हो, कोरोना काल है जी, इतना समय निकल गया जी, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। सब कुछ अच्छा होगा। अरे कोरोना ने कितनी अच्छी चीजें भी तो दी है ना। आप हम सब किस तरह से एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हम लोग किस तरह से लापरवाह हो गए थे, उसको कोरोना ने ध्यान दिलाया कि इस तरह से लापरवाहियां ठीक नहीं है। अपनी देशी संस्कृति पर विश्वास करो। और हां, दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है बेटा, आप सभी निश्चित तौर पर ध्यान रख रहे होंगे। घर से बाहर जब भी निकले मास्क कंपलसरी है, और मास्क भी कहां तक? जिसमें नाक ढकी हो। जब भी किसी पब्लिक प्लेस में आप मिलें उस समय 2 गज की दूरी। अब 2 गज कितना, कई बार बच्चों का आता है, तो मैं तो ये कहता हूं कि इस कंधे से और अपना हाथ लंबा कर लो, एक तरफ इस हाथ कंधे पर हाथ लगाओ और एक हाथ लंबा कर लो, इतनी दूरी कम से कम बनी रहेगी, तो वो लगभग 2 गज हो जाएगा। इतनी दूरी आप सब रखें। और तीसरा काम, मैं सैनिटाइजर की बात नहीं करूंगा, लेकिन जितनी बार हो सके, जब भी आप घर में आओ, जब भी खाना खाओ, तब साबुन से ठीक प्रकार से हाथ धोना। ये 3 काम आप जरूर करें बच्चों। हम सब सुरक्षित रहते हुए अगले वर्ष में जाना चाहते हैं। आप, मैं, हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, सारे मित्र, सारे बच्चे मिलकर के 2021 में पहुंचे, स्वस्थ पहुंचे, हॉस्पिटलों के दर्शन हमें नहीं करने पड़े।